अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई है। हुकूमत ये भी साबित करने में कामयाब हो गई है कि इत्तेहादी अब भी उसके साथ हैं। पार्लियामेंट के आज होने वाले हंगामा खेज इजलास में हुकूमत अपोजिशन के तमाम तर दावों के बावजूद 33 बिल्स मंजूर कराने में कामयाब हो गई, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी शामिल था। यानी इंतखाबी इस्लाहात बिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग की तरामीम मंजूर करवा दी गई हैं। हुकूमती तहरीक की हिमायत 221 अराकीन ने की, जबकि 203 अराकीन ने इसकी मुखालफत की। अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। हुकूमत ने तमाम बिल्स मंजूर करा लिए। पूरा दिन ऐवान में हंगामा राई होती रही। हुकूमत और अपोजिशन में वोटिंग पर तनाज़ा हुआ। अपोजिशन ने एतराज़ किया कि मुशीरों को भी गिना गया है। उसके बाद दोबारा गिनती हुई। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराज़ उठा दिया कि रूल्स कहते हैं कि जब मुश्तरका इजलास होगा तो दोनों हाउस के अराकीन की निस्फ तादाद की मंजूरी ज़रूरी है। इसलिए हुकूमत को कानून पास कराने के लिए 222 वोट्स की ज़रूरत है। मगर वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने कहा कि आइन कहता है कि हाउस में मौजूद जो उस वक्त मौजूद अक्सरियत है वो फैसला करेगी और रूल्स के मुकाबले में आइन को तरजीह दी जाएगी। ये सब कुछ आज होता रहा। अब हुकूमत का दावा है कि इलेक्शन का पुराना निज़ाम ख़त्म हो चुका है। आइंदा जो भी इंतखाबात होंगे वो नए निज़ाम के तहत होंगे। मगर अपोजिशन का दावा है कि पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की, मगर फिर बातचीत किए बगैर ही अचानक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया और फिर पार्लियामेंट को बुलडोज करते हुए मुतनाज़े बिल गैर कानूनी तरीके से मंजूर करा दिए। इसलिए वो इन कवानीन को अदालत में चैलेंज करेगी। स्पीकर नेशनल असेंबली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था। हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का आज स्याह तरीन दिन है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जॉइंट सेशन से किसी बिल का मंजूरी करना के लिए हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम जरूरी है। रूल्स ये कहता है कि वो आज कानून नहीं बने हैं। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम ईवीएम्स को इलेक्शन कमीशन को भी समझाएंगे कि आज ईवीएम का कानून नहीं बना। हम सवाल करते हैं हुकूमत से, निज़ाम से कि आप कब तक बंदूक की नोक पे, बूट के जोर पे कानून साजी करने की कोशिश करेंगे। हम बरमला कहते हैं कि हुकूमत के लिए इदारों ने ये कानून साजी ये मैनेज की है। बबांगे दोहल कहते हैं, हम कतअन इसको तस्लीम नहीं करते। हर फोरम पर ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ले जाएंगे। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि आज की कानून साजी को मैनेज किया गया, लोगों को ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में लाया गया। दिलचस्प बात यह है कि आज हुकूमती रुकन आमिर लियाकत हुसैन ने तस्लीम किया कि वो खुद नहीं आए, उन्हें एहतमाम से लाया गया। ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? सर हुए लाए। अच्छा, जो सर गायब करते हैं वो तो सर। इस हवाले से रद्दमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वो आमिर लियाकत को लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने आज की कानून साजी के हवाले से कहा कि आज अपोजिशन को जो शिकस्त हुई है वो उन्हें याद रहेगी, उन्हें अदालत से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इसकी वजह भी बताइए। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को इन अहम मामलात के ऊपर, ये उनको एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। और जो ये ख्वाब लिए हुए आंखों में थे कि शायद हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी। उन लोगों का शौक भी पूरा हो गया होगा जो बताना चाहते थे कि इदारों के और हमारे दरमियान क्या फ़र्क है। अब आज सारे बैठे हुए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी इदारे इनके पीछे खड़े थे, वरना ये नहीं है। बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है। सो कानूनी तौर के ऊपर इसको चैलेंज करना का काफ़ी मुश्किल होगा। आमिर लियाकत साहब भी कह के गए हैं सुबह कि हम आए नहीं लाए गए, तो इस पर क्या कहेंगे? आमिर लियाकत साहब को लेके आए हैं, मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा अपोजिशन ये इशारा दे रही है कि हुकूमत जो कानून साजी कर रही है उसका फ़ायदा पीटीआई को नहीं किसी और को होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की कानून साजी का फल कोई और खाएगा। इतना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि आज अगले इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इमरान खान के जरिए लाई जा रही है, मगर उसके लिए नहीं लाई जा रही है। इसके अलावा आज मीडिया से बात करते हुए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि वो लोग जो इमरान खान को हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं वो अगर एतराफ़ नहीं कर सकते तो पीछे हट जाएं। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में शामिल थे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं और जिनके नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान
न सिर्फ सवाए बदनामी, रसवाई, तबाही और इबरत के और कुछ भी नहीं है। वो सब जिम्मेदारान जो इस तबाही, बर्बादी, रुसवाई और इबरत के निशान को आज हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने गुनाहों का जो इतराफ़ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना ज़रूर करें कि पीछे हट जाएं और इंसाफ के रास्ते की रुकावट न बने। रेत में सर छुपाने से आपका जुर्म नहीं छुपेगा। उन जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश में मज़ीद एक्सपोज होने से अपने आप को बचाएं और ऐसे पॉइंट पे मामलात को ना लेकर जाएं जहां से वापसी आपकी, मुल्क और कौम की बहुत मुश्किल हो जाए। अब अहम बात यह है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए ये दोनों बिल्स बहुत अहम हैं। इन्हीं की बुनियाद पर आइंदा आम इंतखाबात होंगे। से सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत ने आज अददी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल तो मंजूर करा लिया है, मगर आइंदा आम इंतखाबात मुतनाज़ हो जाएंगे क्योंकि पूरी अपोजिशन इस कानून साजी को मुस्तरद कर चुकी है। इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, मगर कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है। अदालत में चैलेंज करने का अपोजिशन ऐलान कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन पहले तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर चुका है। मगर दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि अपोजिशन दावे तो बहुत करती है, मगर आखिर हुकूमत का बिगाड़ ही क्या सकती है। हुकूमत जो चाहती है वो हो जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, ज़ाहिर है जो बहुत अहम बिल थे वो हो गए। हुकूमत की आज एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। इत्तेहादियों को आपने मनाया भी, इत्तेहादी आए भी। ये वाकई सब खुद आ गए या लाए गए? आप तो डेफिनेटली खुद आ गए होंगे, बाकी सब भी खुद आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। आज पार्लियामेंट ने एक बड़े अरसे बाद वो काम किया है जो उसका एक बुनियादी काम है, और वो है कानून साजी। मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस वगैरह तो पेश होते रहे और कुछ लॉज भी पास हुए, लेकिन बड़े बुनियादी लॉज आज पास हुए हैं। और अल्लाह ताला के करम से जो है अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को सुरखरू किया है और इंशाल्लाह इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। और मैं बड़े पॉजिटिव स्पिरिट में बात करना चाहता हूँ कि ये जो लॉज आज हमने पास किए हैं तो ये अब पार्लिमान का हिस्सा हैं, अब ये पाकिस्तान के आईन और कानून का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन ये हरफ आखिर नहीं है। इसमें अगर अपोजिशन की कोई तरामीम पेश करना चाहते हैं बेहतरी के लिए, वो बिल्कुल पेश कर सकते हैं। मज़ीद इसमें बेहतरी हो सकती है। EVM को अगर वो चाहते हैं कि EVM को भी देखा जाए, मज़ीद देखा जाए कि इसमें अगर कोई सुक़म है बताएं, उसको हम मज़ीद भी ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और उसके साथ आज वो स्पीकर से भी कह रहे थे, बहुत ही खुशी का आज एक नवीद सुनाई गई है जो है शाहज़ेब भाई, जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज़ रहते हैं, जो हमारे इस इज्तिमाई बदन का एक लाजमी हिस्सा हैं। और इसीलिए हमने आपको वोटिंग राइट्स दिए हैं कि आप पाकिस्तान में स्टेक होल्डर बने, क्योंकि आपके पैसों से मुल्क चलता तो है, लेकिन लोग आपको इख्तियार नहीं देते थे कि आप यहाँ पे स्टेक होल्डर बने। अल्लाह के करम से आज इमरान खान साहब ने उनको स्टेक होल्डर बनाया। मगर अली मोहम्मद खान साहब, आपने कहा कि पूरे प्रोसेस में उनको शामिल कराया। मगर आपने अभी कहा कि ये जो सारा मामला है अपोजिशन, ये कोई हरफ आखिर नहीं है। अपोजिशन का आप इनपुट ले सकते हैं। अपोजिशन यही तो कह रही थी आज स्पीकर साहब से कि जी आपने हमसे रब्ता किया, हमने आपको जवाब दिया, उसके बाद आज अचानक हुकूमत ने ये इजलास कॉल किया और ये सारे के सारे बिल हो गए। ये क्या वाकई कोई 19-20 तारीख से पहले आप हर हाल में कराना चाहते थे? क्योंकि अपोजिशन तो आप लोगों से बात करने के लिए तैयार हो गई थी, स्पीकर को मस्बत जवाब उन्होंने दे दिया था। नहीं, देखें, हम लामुतनाही तो इंतज़ार जो है वो अपोजिशन का नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुख्तलिफ़ फोरम्स पे इसको काफ़ी डिबेट भी किया गया और इस पर काफ़ी डिस्कशंस भी हुई। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि कानून साजी का अमल तो एक जारी अमल है और इसमें रोज़ की हमारी सिटिंग होती है, रोज़ की जो है पार्लियामेंट कौमी असम्बली या सेनेट या कोई स्टैंडिंग कमेटी चल रही होती है। तो जो उनकी कोई तरामीम है, अगर किसी लॉ पे कोई इनको समझ आती है कि सुकम है, उसमें उनकी तरामीम पेश करें, उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन बहरहाल एक कट ऑफ लाइन कहीं ना कहीं तो ड्रॉ होनी थी और वो कट ऑफ लाइन आज थी कि कम अज़ कम एक बुनियादी फैसला, एक बुनियादी गाम आज ले लिया गया एक बड़े मकसद की तरफ। और मकसद क्या है? मकसद ये है शाहज़ेब खानज़ादा साहब कि पाकिस्तान का आइंदा का इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो साफ़ और शफाफ हो। और ये भी आप देखें कि एक बहुत बड़ी स्टेटस को के मुकाबले में एक नई जमात आज कामयाब हुई है। वो लोग जो 30-40 साल पुराने लॉज पे पाकिस्तान को चलाना चाहते थे, जो उनको सूट करता था, जिसको गोली और बंदूक और धौंस और धांधली सूट करती है, आज वो बहुत परेशान है, आज वो बहुत उदास है।
राज साहब, आज आप क्या वाकई उदास हैं? और दूसरी अहम बात यह है कि आप लोगों की जो भी विक्ट्री होती है या खुशी होती है राना साहब, वो शॉर्ट टर्म होती है। डॉक्टर हफीज़ शेख हारते हैं सेनेट के इलेक्शन में, आप लोग खुशियां मनाते हैं, वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले जाते हैं, और हुकूमत अपना इजलास मुलतवी करती है, आप लोग खुशियां मनाते हैं कि जी हुकूमत मेजॉरिटी खो बैठी है, इसके तो इत्तेहादी इसके साथ नहीं खड़े हैं, 4 दिन की बात होती है, वो दोबारा करते हैं और इतने सारे बिल पास करा जाते हैं। तो आप लोगों, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, हुकूमत को जो करना होता है वो करा जाते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारी खुशी की या हमारी खुशी के जो है वो ज़्यादा जो है वो लंबा अरसा रहने की जो है वो बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। अगर एक हफ़्ता पहले हम इस बात पे खुश हुए थे कि हुकूमत जो है वो मेजॉरिटी जो है वो लॉस्ट कर चुकी है, तो वो एक हकीकत थी। कोई 25-26 लोग जो है वो पीटीआई के लोग थे जो हमारे साथ राब्ते में थे, जो किसी कीमत के ऊपर जो है वो पीटीआई को जो है वो वोट नहीं देना चाहते थे और ना ही वो पीटीआई के साथ जो है वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इत्तेहादी जो है वो भी जो है वो किसी कीमत के ऊपर जो है वो पीटीआई का साथ नहीं देना चाहते थे, और वो बरमला ये कह रहे थे कि इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है, इन्होंने जो है वो सियासी कल्चर तबाह कर दिया है, इकॉनमी जो है वो तबाह कर दी है, और हम इतनी बड़ी लायबिलिटी अपने ज़ुम्मे नहीं ले सकते। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे थे कि जी अगर हमें वहाँ से फ़ोन ना आए तो फिर तो हम इस बात के ऊपर बड़े अटल हैं। और वो लोग जो 25-26 लोग, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ है, वो लोग रात तक हमारे राब्ते में थे और वो ये कह रहे थे कि अब आप ये सूरत हाल आपके सामने है, आप ये देख लें कि ये इस्टेब्लिशमेंट का डंडा जो है, ये ना हम इस वक्त खाने की जो है वो सकत रखते हैं, और ये डंडा अगर आप इसको हटाते हैं तो हम तो किसी कीमत पे ना सिर्फ अब्सटेन करने को तैयार हैं, बल्कि हम वहाँ पे जाके सामने जो है वोट उनके ख़िलाफ़ जो है वो देने को तैयार हैं। तो ये हमारी खुशी या हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कोई हवा में नहीं था। मगर साहब, आपकी खुशी की एक ये वजह थी ना, है इस एक हफ्ते में, एक हफ्ते में जो हुआ है वो सारा सबके सामने है। मगर साहब, आपकी खुशी क्या वजह है कि ये 19 तारीख से पहले ये इजलास करवाना चाहते थे? जब इत्तेहादी हमारे साथ जो है वो बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जब इत्तेहादी इनसे नाराजी का इजहार कर रहे थे, तो आपकी खुशी की वजह यही थी ना कि नाराजी इत्तेहादियों की है ही इसलिए कि वो जो फ़ोन कॉल्स का सिलसिला है वो मुनक़ते हो गया है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो कहा कि पहले हुकूमती अरकान को आती थी, अपोजिशन को आती थी, तो मगर वो फ़ोन कॉल्स आई और अगर काम कर गई बकौल आपके, तो ये जब आप सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ लेके आते हैं तब भी काम कर जाती है, बार बार कर जाती है, तो ये फ़ोन कॉल बार बार जाएगी, तो आप जो अगर सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ है तो आप क्यों खुश होते हैं? फिर आपकी कामयाबी कैसे होगी? नहीं शाहजेब, ये क्या मुल्क जो है वो इस तरह से चल सकता है? इस तरह से जमहूरियत चल सकती है? हुकूमत चल रही है। हमारी जो जद्दोजहद है, आप उम्मीद करते नहीं हमारी जद्दोजहद यही है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये सिलसिला अगर जारी रहेगा तो फिर मुल्क इसी तरह से जो है, जिस तरह से अब तबाही के दहाने पे आ गया है, जिस तरह से मुल्क की इकॉनमी बैठ गई है, जिस तरह से इस वक्त मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं है, जिस तरह से ये सरेंडर डॉक्यूमेंट आज से 10 दिन पहले साइन हुआ है, आप मुझे बताएं कि इसके बाद फिर क्या ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क जो है वो इस तरह से चल पाएगा? अली मोहम्मद खान साहब, इस तरह से ये जो है वो रह पाएगा? मुझे मौका दीजिएगा अली मोहम्मद खान साहब। क्या ये हमारा जो कंसर्न है इसके ऊपर हमें सियासी जदोजहद करनी चाहिए, या हमें भी इनकी तरह से जो है वो कठपुतली या सिलेक्टेड बन के जो है वो बैठ जाना चाहिए? मतलब मैं आ रहा हूँ इस तरफ, मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि आपकी बेनतीजा साबित हो रही है जो सियासी जिद्दोजहद है, जो आप दावे करते हैं और जो आउटकम आता है। बट अली मोहम्मद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो बातें कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, आपके इत्तेहादियों ने वो सारी बातें किसी के कान में नहीं की हैं, मीडिया पर आके की हैं और बबांगे दौहल की हैं, आपकी कारकर्दगी के हवाले से, महंगाई के हवाले, सारी बातों के हवाले से। तो वाकई क्या इनको मैनेज किया गया कि 3 दिन पहले जबान अलग थी, अंदाज अलग था, सब बदल गया? एक तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं एक इतने सीनियर सियासी कारकुन से, राना साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके प्रोग्राम में बैठ के 2 बार उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि अपोजिशन के 20-25 अरकान हमसे राब्ते में थे। ये कितनी बुरी बात है। आपसे क्यों राब्ते में थे जी? आप क्यों राब्ते करते हैं? आप राब्ते भी करते हैं और फिर आपके राब्ते कट भी जाते हैं। यही वो अरकात व सकनात हैं जिसकी वजह से अल्लाह आपको कामयाबी नहीं देता। एक तरफ आप कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो शाहजेब साहब, यही लोग कहते हैं ना वोट को इज़्ज़त दो। ये वोट को इज़्ज़त है कि आप मुखालिफ जमात के लोगों से राब्ते करते हैं? ये कोई तरीका है? ये वही इनका छांगा मांगा सियासत है। आप क्यों करते हैं राब्ते? आपको राब्ते की क्या ज़रूरत है? आप अपने बंदे संभाल के रखें। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन हूँ और मैं उसका एक मेंबर हूँ,
मुझे मेरे चीफ विप या मेरी गवर्नमेंट से अगर कॉल आती है कि हुजूर कल इजलास से आप मेहरबानी करके तशरीफ़ ले आएँ, तो इसमें क्या मज़ायका है? क्या इन्होंने नहीं की कभी कॉल? और ये जो इनके इतने सारे आए हुए थे, ये कोई 200 चीफ विप की कॉल की नहीं बात कर रहे हैं, वो किसी और की कॉल की बात कर रहे हैं कि कहीं और से कॉल गई हैं जिसकी वजह से वो आए। भाईजान सुने ना, सुने, इन्होंने नहीं की कभी कॉल? ये अपने लोगों से राब्ते में नहीं रहते? ये तो पता नहीं किस तरह से राब्ते में रहते हैं। इस तरह से भी राब्ते में रहते हैं और वीडियोस वगैरह से भी राब्ते में रहते हैं। जो नहीं मानता फिर उसकी वीडियोस भी चलाई जाती हैं और फिर मुँह की भी खानी पड़ती है। खुदारा अपनी सियासत से बाज आ जाएं और प्लीज़ सी द राइटिंग ऑन द वॉल। ख़ासकर मुस्लिम लीग नून से मैं मुखातिब हूँ, प्लीज़ सी द राइटिंग ऑन द वॉल। मकाफात अमल को देखें, आपके साथ कुदरत कर क्या रही है? आपका हर दाव उल्टा पड़ रहा है। बजाय इसके कि आप सियासी लड़ाई सियासी मैदान में लड़ें और अदालती लड़ाई अदालती मैदान में, आप सियासत में अदालत को और अदालत में सियासत को लेके चले जाते हैं। सी व्हाट हैपेंस विद यू। राणा साहब तरीके से अभी ये जज वाले मामले पे आपको सुबकी उठानी पड़ी है। राणा साहब नविश्ता है, इस वक्त आपके लीडर मुल्क से उनको बाहर रहना पड़ रहा है। मैं फरार का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, मगर राणा साहब मुझे मौका दीजिएगा। राणा साहब नविश्ता दीवार पढ़ें, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, और वो नविश्ता दीवार जाहिर रही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत कामयाब होती है और आपको आज हुकूमत का एतमाद है कि आपको अदालत से भी रिलीफ मिलना नहीं है इन बिल्स पर। उन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलाया है, कॉन्स्टिट्यूशनली सारा काम किया है, तो वो अदालत में भी आपको ना रिलीफ नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत कामयाब हो गई है, सड़कों पर भी आप हुकूमत को गिराने में नहीं कामयाब हो रहे हैं। वो कह रहे हैं नविश्ता दीवार पढ़ें कि हुकूमत 5 साल रहेगी। शाहजेब, नविश्ता दीवार हम पढ़ रहे हैं। पूरी कौम के माथे पे, पूरी कौम के चेहरे पे जो लिखा है हम पढ़ रहे हैं, और पूरी कौम की ज़ुबानों पे जो बात है वो हम सुन रहे हैं। ये गूंगे और बहरे हो गए हैं। इन्हें पूरी कौम की जो है वो आहें और पूरी कौम की सदाएं इनको सुनाई नहीं दे रही। ये पूरी कौम के चेहरों पे जो लिखा हुआ उसको ये नहीं पढ़ रहे। ये कहते हैं कि हम इनके लोगों से रब्ता करते हैं, इनके लोग जो है वो हमसे रब्ता करते हैं। इनके लोग दुहाई दे रहे हैं कि जान छुड़ाएं इनसे, ये मुल्क तबाह कर देंगे, ये इस मुल्क को ले डूबे हैं, ये मजीद इस मुल्क को डुबो देंगे। इस प्रोग्राम में वो दुहाई दे रहे हैं। हमारे लोगों से राब्ते में क्यों राब्ते में? मामला ये है कि आप नविश्ता दीवार तो आप पढ़ें। ये जो सरेंडर डॉक्यूमेंट आपने साइन किया है वो नविश्ता दीवार आपने नहीं पढ़ा। ये क्यों बनाई थी आपने और किसके लिए बनाई थी? अब ये मुकाफात अमल किसको देखना पड़ रहे हैं? और आप मुझे मुकाफात अमल की बात कर रहे हैं। ये मुकाफात अमल तो अब आपको देखना पड़ेगा। अल्लाह के करम से पाकिस्तान की सरजमीन हमने आपको कहा था गिरने से कि आपकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है पाकिस्तानियों का सुन लेना साहब। आपने बात की है, मैंने हौसले से सुनी है। आप भी अली मोहम्मद खान साहब क्विकली कीजिएगा ताकि अली साहब को भी ब्रेक से पहले मौका दे सकें। ये है कि फ्री फेयर इलेक्शन करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमने आपको कहा था कि आप अपनी तजावीज़ EVM जो भी है आप ले जाएं, हम भी वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे बैठ के जो है वो कंसेंसस हो जाएगा। आपने यकतरफा तौर पे ये पास किया है। मगर मैं अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि वजीर आजम भी बार-बार कहते हैं नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट हम होने नहीं देंगे, अपोजिशन अभी भी कह रही है, और वजीर आजम बार-बार कहते हैं कि गैर मुतनाज़ इलेक्शन। शाहजेब ये डूएबल ही नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेबल है ही नहीं। मैं सवाल मुझे सवाल फ्रेज करने अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि आप वजीर आजम कहते हैं गैर मुतनाज़ इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। एक मुतनाज़ कानून साजी के जरिए गैर मुतनाज़ इलेक्शन कैसे हो पाएगा, जिसमें आपके इत्तेहादी कह रहे हैं EVM पे मुतमईन नहीं है, आज भी MK मुतमईन नहीं है, आपके इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं है, अपोजिशन मुतमईन नहीं है। जब तक आप सबको मुतमईन करके कानून साजी नहीं करेंगे और मुतनाज़े कानून साजी करेंगे तो गैर मुतनाज़े इलेक्शन कैसे होंगे? शाहजेब खानज़ादा किस तरह मुतनाज़े है? क्या आईन से मावरा कोई कानून पास किया गया है? क्या कोई ऐसा कानून पास किया गया है कि हमने कोई हिंदुस्तान के लिए पास किया है कि हमने नई दिल्ली में कोई लॉ अप्लाई करना है, या हमने वाशिंगटन में कोई कैपिटल आईन से मावरा है? क्या पाकिस्तान के अली मोहम्मद खान साहब, मगर सबको यही तो है कि और मुझे सबका स्टेक हो, उसमें इंक्लूसिव आपको करना पड़ता है। मुझे ये बताएं, बड़ा कल को कोई भी हुकूमत बुलडोज करके इस तरह कानून साजी करेगी। भाईजान बुलडोज इन्होंने भी किए हैं। जब आप लॉ पास करते हैं, ये आपका एक सिस्टम है जिसमें आपकी से आप लॉ पास करते हैं। आप पाकिस्तान की जो है डेमोक्रेटिक तारीख उठा के मगर ये हुकूमत ही नहीं, ये तो ओवरऑल डेमोक्रेटिक एजेंडा है, नहीं हो सकता। ये पहले कॉन्सेंसस पैदा करते हैं, जहां तक कॉन्सेंसस पैदा हो सकता है उसको करते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता आप लॉ पास करते हैं, और उसके बाद भी मैं तो अर्ज किया ना आपसे कि इस लॉ में मजीद भी ये तरामीम अगर चाहे तो पेश कर सकते हैं अगर ये लोग सीरियस हैं। लेकिन मुझे ये बताएं,
जब से ये ईवीएम का और इलेक्टोरल लॉस का इशू आया है, देखें ये एक चीज़ से बहुत भागते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं, कहते हैं ईवीएम नो ईवीएम नहीं, तो फिर क्या आरटीएस पे करें, उससे भी आप भागते हैं। दूसरा, आज 2 दफ़ा ये बात हुई है, आपने खुद भी ये बात कोट की है शाहजेब साहब, एक मोहतरम साबिक सर आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरा इनके भी कोई मेरे ख्याल में या तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब ये आपके लिए है ही नहीं, कहते हैं ये आपके लिए, इसका मतलब है खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ये इसमें हमारी कोई मैलिस नहीं है। रान साहब फाइनली साहब मेरी बात सुन लें, मशीन गैर सियासी होती है, ये हम सियासतदान ही सारी गेमें डालते हैं, मशीन गैर सियासी होती है, खुदारा आगे बढ़े, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया पहुंच चुकी है, आप ईवीएम में फंसे हुए। शाहजेब मेरी ये कहते हैं ना कि ये मावरा आइन नहीं है, मावरा आइन है, ये बिल्डोज किया है इन्होंने। मगर आप लोग मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर, करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़िर, इनको जो तजावीज़ है इलेक्शन। आपने गुफ्तगू सुनी। आज मरीम नवाज की अदालत में पेशी हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े अहम रिमार्क्स आए मरीम नवाज के केस में, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में केस की मेरिट्स पर कई सवालात उठा दिए हैं। मरियम नवाज के बेनिफिशियल ओनर होने या ना होने के मामले पर अदालत में दिलचस्प कानूनी बहस हुई है। समाअत के दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि प्रोसिक्यूशन का केस यह है कि नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के मालिक हैं। ये ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कोल के जरिए खरीदे गए। मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर थी, जिन्होंने ओनरशिप छुपाने में नवाज शरीफ की मदद की। 2 फरवरी 2006 की एक ट्रस्ट डीड पेश की गई जो जाली साबित हुई। कैबिनेट रिटायर्ड सफदर ने जाली ट्रस्ट डीड पर बतौर गवाह दस्तखत किए थे। पब्लिक नॉलेज में यह बात है कि ट्रस्ट डीड जाली है। तो इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये एक क्रिमिनल अपील है, हमें कानूनी तौर पर बताएं, मीडिया या पब्लिक नॉलेज की बात ना करें। आमदनी से ज़ायद असासों के केस में नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल उठाया कि वालिद बेटी को जायदाद गिफ्ट करे तो क्या वो उससे पूछ के करेगा? ऑफशोर कंपनियों के जरिए खरीदारी में ओनरशिप छुपी होती है। प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद से ओनरशिप साबित करनी है, मीडिया नॉलेज पर नहीं। बुनियादी सवाल तो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अपार्टमेंट कैसे खरीदे गए इसका सोर्स नहीं बताया गया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर सवाल उठाया कि अगर खरीदार सोर्स ना बताए तो बेटी पर जुर्म कैसे साबित होगा? जुर्म में मुआवनत कैसे साबित होगी? प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल में जुर्म साबित करना होता है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि अप्रैल 2016 में पनामा लीक्स पब्लिक हुए थे। पनामा की बड़ी लॉ फर्म से लाखों दस्तावेजात लीक हुई थी, उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे। तो इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि असासा खरीदने के जराए तो मरकजी मुलजिम ने बताने हैं। मरकजी मुलजिम नवाज शरीफ ने अगर नहीं बताए तो क्या मरियम नवाज की जिम्मेदारी है बताना? अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि इस केस में मरियम नवाज का दिफा क्या था। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि यह सारा केस निकला ही मरियम नवाज के दिफा से मुताल्लिक था। तो अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं था, दिफा ट्रायल कोर्ट वाला बताएं। ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने अलग से केस साबित करना होता है। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि मरियम नवाज ने कंपनीज के बेनिफिशियल ओनर होने का इकरार किया था या इनकार? तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मरियम नवाज ने बेनिफिशियल ओनर होने से इनकार किया था। मरियम नवाज ने कहा था कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं बल्कि ट्रस्टी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन ने चार्ज में पढ़ा है कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने नुक्ता उठाया कि मरियम नवाज कह रही हैं कि वो ट्रस्टी हैं, तो अब प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात शवाहिद से साबित करनी है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलील दी कि ऑफशोर कंपनीज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। ये अपार्टमेंट्स ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कोल के नाम पर हैं। हमारे पास एक लेटर और 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें सबूत के तौर पर मौजूद हैं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से आपके पास कोई लेटर आता तो बात थी, वकील क्लाइंट के कहने पर लिखे कि वो कंपनी का ओनर है, तो क्या ओनरशिप का प्रूफ हो जाएगा? ये कैसे साबित होगा कि ऑफशोर कंपनियों का बेनिफिशियल ओनर कौन है? जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि केस तो 4 लाइनों का है, मगर पहले आपने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ उतारना है। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि मरियम नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की बेनिफिशियल ओनर हैं? प्रोसिक्यूशन के पास केस साबित करने के लिए क्या सबूत है? मौजूद जज ने मजीद कहा कि 2012 का लेटर है और ट्रायल 2018 में हुआ। ट्रायल के दौरान पुराने लेटर पर इन्हिसार कैसे कर लेंगे? हो सकता है कि इस दौरान ओनरशिप तब्दील हो गई हो। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या मुलजिम रिमांड पर रहे, क्या बेरर सर्टिफिकेट बरामद किए, क्या आपने इस मामले में कोई तफ्तीश भी की थी? तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि फ्लैट खरीदने का सोर्स पूछा गया था जो नहीं बताया गया। इस जवाब पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पहले आप उन्हें मालिक साबित करेंगे तो वो जराए बताएंगे ना। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप किसी को ट्रायल में अवामी तासुर पर कसूरवार कहकर सजा नहीं दे सकते।
आपने मिल्कियत का वो सबूत दिखाना है जो आपने ट्रायल कोर्ट में पेश किया था। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने सब कुछ कानून शहादत के मुताबिक देखना है। इस दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं बेंच के सवालात नोट कर रहा हूं, जवाब देने के लिए मजीद वक्त दिया जाए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज ने आज की समाअत पर बात करते हुए नैब पर तनकीद की। टाइम आज नैब ने खुद ही मांग लिया है। वो नैब जो रोज़ाना की बेसिस पे मेरे केस को चलाना चाहती थी और जो रोज़ अदालत में दरख्वास्त देती थी कि मरियम को या गिरफ्तार किया जाए या रोज़ उसके केस को अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए, आज वो पता नहीं किस नामोशी से मैं उनका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मैं क्योंकि पीछे बैठी हुई थी तो वो चेहरा नहीं देख सकी। आज उन्होंने खुद 2 हफ्ते मांग लिए क्योंकि उनके पास किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी खुलकर बात की। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के हक में अदलिया के अंदर से आज तीसरी गवाही सामने आई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अदालती नोटिस के हवाले से उनका कहना था कि सबसे पहला नोटिस अगर किसी को जाना चाहिए था तो वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को चार्जशीट करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौर में चुन चुन कर नून लीग के लोगों पर तौहीन अदालत लगाई। कुर्तियां उन्होंने अपने चीफ जस्टिस होने के दौरान दिखाई थीं, उससे साफ जाहिर था कि उनके सामने एक नेफेरियस डिज़ाइन था, एक साजिश थी जिसको उन्होंने अंजाम देना था, जिसका वो मोहरा बने। चुन चुन कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों पर तौहीन अदालत लगाई, सिटिंग MNAs पर लगाई, विनिंग हॉर्सेस पे लगाई, उनके इलेक्टेबल्स पर लगाई जिनका उनको यकीन था कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्शन में जीत के मुस्लिम लीग नून की नंबर ऑफ सीट्स में इजाफे का बाइस बनेंगे। हमारे अपने MNAs को, MPAs को, सेनेटर्स को उन्होंने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका। लोग ये जुल्म देखकर कहने पे मजबूर हो गए थे कि मुकदमा चाहे परवेज रशीद साहब का हो, आपका हो या किसी और का हो, सजा नवाज शरीफ को मिलेगी और बार बार मिलेगी। उनकी चार्जशीट में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो इमरान खान जैसे शख्स को, जो आज 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है, जो ना सिर्फ करप्ट है बल्कि करप्शन का सरगना है, ना सिर्फ ये कि अपनी ATM मशीन्स को प्रोटेक्शन देता है बल्कि माफियाज को प्रोटेक्शन देता है, माफियाज का सरबराह है। ऐसे शख्स को साकिब निसार साहब ने साकिब और अमीन के लक़ब से नवाजा। आज ने फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उनका कहना था कि उन्होंने किसी भी टीवी शो पर ना जाने का फैसला किया है। इसके अलावा आज जब मरियम नवाज से साबिक चीफ जज राना शमीम की नवाज शरीफ से मुलाकात और राब्ते के हवाले से सवाल हुआ, साथ ही लंदन में उसी जगह से हल्फनामा नोटराइज कराने पर सवाल हुआ जहां से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को नोटराइज कराया गया, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जो UK के जितने भी ये इदारे हैं वो क्रेडिबल हैं, उनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो लोगों को जानते भी हैं, लोग उनको जानते हैं। तो ये कहना कि वो किसी फलां शख्स को जानते थे और राब्ता किया था, राब्ता तो अरशद मलिक साहब ने भी किया था। जब इंसान को अल्लाह ताला ने सुरखरू करना होता है तो राब्ते भी हो जाते हैं सब। जब तक आपने नोटरी पब्लिक की बात की तो वही ये इदारा है जहाँ से हुकूमत पाकिस्तान भी अपने पेपर्स अटेस्ट कराती है। तो जिसकी क्रेडिबिलिटी ये हो कि दुनिया में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उस बात को डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, उनकी स्टैम्प को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो चाहे A से हो, B से हो, C से हो, इस बात का कोई ना स्टैंडिंग है ना इस बात में कोई सब्सटेंस है। देखना होगा कि 26 नवंबर को जस्टिस शमीम अदालत के सवालात के क्या जवाब देते हैं, क्योंकि वो भी मीडिया पर आने को तैयार नहीं है। उनके साहबजादे आए थे जिनके इंटरव्यूज आप देख चुके हैं। प्रोग्राम में शामिल लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की बाजियाबी केस में आज उनकी वालदा और 3.5 साला बेटा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दीगर केसेस को आर्जी तौर पर रोककर मुदस्सिर नारो की वालदा को कमरा अदालत में बुलाकर केस के मुतालिक पूछा और उसकी समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर ये रियासती इदारों की नाकामी लगती है कि 3 साल से एक सहाफ़ी लापता है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुदस्सिर नारो 3 साल पहले नारान के दौरे पर गए थे, जहां से वो लापता हुए। लापता अफराद की कमीशन की तरफ से रिपोर्ट में बताया गया कि मुदस्सिर नारो का केस जबरी गुमशुदगी का नहीं है, इसलिए उनका केस लापता अफराद के केस में शामिल नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इसके बावजूद रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का तयन करें कि मुदस्सिर नारो कहाँ गए हैं।
समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट का खुद जायजा भी लिया। मुदस्सिर नारो की वकील ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि गैर रस्मी तौर पर बताया गया है कि मुदस्सिर नारो एबटाबाद के हिरासती मरकज में हैं, जिस पर जस्टिस अज़मीरुल्लाह ने सवाल किया कि कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में अदालत क्या कर सकती है। इस पर ईमान मजारी ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत सरकारी इदारों की जिम्मेदारी तय करे। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि शहरी का बाजियाब ना होना रियासत की नाकामी है। क्या हुकूमत शहरी को तलाश करने में नाकामी को तस्लीम करती है? रियासत की जिम्मेदारी है कि वो लापता शहरी की फैमिली की देखभाल करे। अदालत ने मुतासरा फैमिली को माहिरा साजिद केस की रोशनी में बयान हल्फी देने की हिदायत की, जबकि अदालत ने इस केस की अगली समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी मुदस्सिर नारो 2018 में लापता हुए। मुदस्सिर की अहलिया सदफ की रवां साल मई में वफात हो गई। वो अपने शौहर की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाती रहीं और दुनिया से चली गईं। और जब मुदस्सिर नारो लापता हुए थे उस वक्त उनके बेटे की उम्र 6 माह थी, जो अब 3.5 साल का हो चुका है। और आज की समाअत के बाद मुदस्सिर नारो की वालदा ने सहाफ़ी मतियुल्लाह जान से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, खुद सुनिए। कुछ मुझे हौसला मिला है कि पहली दफ़ा कुछ सोच विचार की गई, नहीं तो पहले एक नावल की तरह पढ़ा जाता था, जैसे वो रिपोर्ट ऐसे ढूंढा है दरिया में। जो गवर्नमेंट कहती है कि नाकाम हुई तलाश करने, उन्होंने तलाश कहाँ किया? उन्होंने तलाश किया ही नहीं, किसी ने तलाश ही नहीं किया उसको। अगर तलाश करते तो वो ज़रूर मिल जाता। तो ये नाकामी वो खुद ही मान रहे हैं, ना कुछ करके ना कहीं ढूंढ के। वो जो भी कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला, हम नाकाम हो गए उसको ढूंढने में, ये गलत बात है। किसी ने तलाश नहीं किया आज तक उसको, और किसी जज ने कोई आर्डर नहीं दिया आज तक कि उसको ढूंढें। अल्लाह।